सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का हम ना बहुत फास्ट सुपर क्विक रिवीजन करेंगे। देखिए, सबसे पहले फाइनेंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पैसा, बिजनेस के अंदर पैसा बहुत जरूरी है और हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा चाहिए। ठीक है। तो जो हमारा, अगर आप देखो बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, तो इट इज कंसर्न विद एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल इन मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स। अगर आप देखो ना फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस, तो इसका मतलब होता है कहीं से भी पैसा प्राप्त करो जिससे कि बिजनेस की जो डे टू डे नीड्स है, जो पैसे की जरूरत होती है बिजनेस की, उसको पूरा किया जा सके, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि माना जाता है कि ब्लड की तरह काम करता है। जैसे बिजनेस के अंदर पैसे की जरूरत जो होती है, पैसा इतना इंपॉर्टेंट है कि ये इसको हम लोग जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग में ब्लड की जरूरत है, वैसे ही फाइनेंस की जरूरत होती है बिजनेस में। बिना फाइनेंस के बिजनेस सोच भी नहीं सकती कंटिन्यू करने की। ठीक है। अब बिजनेस फाइनेंस का कुछ नेचर होता है, फीचर्स होते हैं इसके। सबसे पहली बात तो ये है कि कैपिटल एंड बोरोड फंड्स। बिजनेस फाइनेंस के अंदर कैपिटल होता है और बोरोड फंड्स होता है। तो मुझे बताइए कि कैपिटल और बोरोड फंड्स में फर्क है क्या? यस सर, डिफरेंस है। यस सर। क्या डिफरेंस है? बॉयज में से कौन बताएगा पहले? साहिल, बताना है क्या डिफरेंस है कैपिटल और बोरोड फंड्स में? कैपिटल तो ओनर लगाता है और बोरोड बाहर के बिल्कुल लोग। परफेक्ट, एकदम सही आंसर है कि सर बोरोड फंड बाहर के लोगों से लिया जाता है और कैपिटल फंड जो होता है ये अंदर का पैसा होता है। ये बिजनेस ओनर। के अंदर हमेशा रहेगा, इसको लौटाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो बोरोड फंड्स होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लिया जाता है एंड यू विल हैव टू रिटर्न इट बैक। कभी ना कभी वापस लौटाना होता है। तो ये दोनों होता है। तो फर्स्ट नेचर इसका यही है कि ये कैपिटल भी होता है इसमें और बोरोड फंड्स भी होता है। दूसरा फीचर ये है कि इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होता है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देख लो, चाहे बड़ी हो चाहे स्मॉल हो, चाहे वो प्रोडक्शन की बिजनेस हो चाहे ट्रेडिंग की बिजनेस हो, हर एक बिजनेस को फाइनेंस चाहिए। अच्छा, ये बताइए, ये प्रोडक्शन और ट्रेडिंग बिजनेस क्या होती हैं? दोनों अलग अलग बिजनेस है, इनसे क्या समझते हो आप? सर क्या बोला अभी सर आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि दो तरह की बिजनेस है यहाँ पे। एक तो बिग स्मॉल, प्रोडक्शन एंड ट्रेडिंग। तो प्रोडक्शन बिजनेस एंड ट्रेडिंग बिजनेस में डिफरेंस होता है क्या कुछ? यस सर। सर जो प्रोडक्शन बिजनेस है वो हम्म। बनाने से रिलेटेड है, लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस बस वो बेचती है, वो कुछ इतना बनाती नहीं। जैसे अमेजोन ट्रेडिंग में आ जाएगा और ओके। सैमसंग प्रोडक्शन में। तो आप ये कह रही हो कि सर जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्शन है, और जो ट्रेडिंग होती है वो क्या करती है बेसिकली कि बने बनाए सामान को खरीदती है और उसको बेच देती है, ये कह रही हैं आप? यस सर। ठीक है, बिल्कुल सही है। और प्रोडक्शन जो बिजनेस प्रोड्यूस करती है ना, दे रिक्वायर। अच्छा, ये बताइए, सबसे ज्यादा पैसा किस में लगेगा? प्रोडक्शन बिजनेस को ज्यादा पैसे की जरूरत होती है कि ट्रेडिंग? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। सर प्रोडक्शन। ठीक है, ट्रेडिंग क्यों नहीं होती बेटा? ट्रेडिंग बिजनेस में ज्यादा पैसा क्यों नहीं लगता? सर वो बस सामान को लेते हैं और ऐसे ही बेच देते हैं, उनका बस कस्टमर एक्विजिशन या ऐप बनाने में ही जाता है खर्चा। ठीक है, तो मतलब पैसा इनको भी लगेगा, है ना? यस सर, कम लगेगा। कम लगेगा, ओके। तो इसको भी पैसे की जरूरत होती है। तो दो फीचर हमने पढ़ लिया। पहला फीचर हमने पढ़ा कि कैपिटल एंड बोरोड फंड्स होता है बिजनेस फाइनेंस के अंदर। दूसरा हमने पढ़ा कि बिजनेस फाइनेंस चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे प्रोडक्शन यूनिट हो चाहे ट्रेडिंग यूनिट हो, इट विल रिक्वायर फाइनेंस। थर्ड आता है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। देखो, बिजनेस की साइज डिसाइड करती है कि कितना पैसे की जरूरत हो। ठीक है। इट डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। लाइक car manufacturing is a producing unit, okay, it's a production unit, it will require huge amount of money. Whereas telecom service is a, you can say, it starts earning, it does not have to, create a, purchase raw material and then convert into finished goods. तो इसको सस्ता पड़ता है। देखते नहीं, हम रिचार्ज तुरंत कराते हैं, फिर हमने जो रिचार्ज कराया होता है उस पैसे का इस्तेमाल करके और ये लोग हमें सर्विसेज देते हैं। जैसे ही हमारा रिचार्ज खत्म होता है, हमारे सर्विसेज मिलना बंद हो जाती है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो वोडाफोन का जब हम रिचार्ज कराएंगे, प्रीपेड अगर है, तो पैसा हम पहले दे देते हैं और सर्विसेज बाद में लेते हैं। तो इस कंपनी को पैसा पहले ही मिल गया, तो इसको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज वी हैव पेड फॉर इट। लेकिन कार मैन्युफैक्चरिंग को रॉ मटेरियल अपनी जेब से खरीदना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर खुद करना पड़ेगा। कोई कमी कमी आ गई या आउटडेटेड हो गई तो सब बेकार हो जाएगा। तो बिजनेस में डिपेंड करता है कि साइज टू साइज। टेलीकॉम सर्विसेज भी, कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज भी देती हैं और उसके बदले फाइनेंस चाहिए उनको, और कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाद में खर्च
पहले अपनी जेब से पे करते हैं, बाद में दूसरों से रिकवर करते हैं। फिर एक और आता है नेचर वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो फंड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, समय समय पे चेंज होती रहती है। जैसे मान लो बूम पीरियड है, बूम पीरियड मतलब सब कुछ सही चल रहा है तो लोग पैसा लगाने के लिए तैयार रहते हैं हमारी कंपनी में। लेकिन अगर डिप्रेशन का समय है तो लोग पैसा लगाने से डरते हैं। अब जैसे अभी आप देखोगे रूस और यूक्रेन में झगड़ा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट आज 16 Feb है और बोला गया है कि आज हो सकता है वार शुरू हो जाए आज से। हो सकता है, मैं अपने वर्ड ये नहीं बोल रहा हूँ, जो इंटरनेशनल किसकी लीडर्स सर? बोल रहे हैं उनके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो उनका कहना है कि आज वार हो सकता है स्टार्ट आज। तो आप देखोगे लोग डर गए हैं, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लोग पैसा नहीं लगाना चाहते। स्पेशली अमेरिकन बिजनेस से बहुत पैसा निकल रहा है। तो जो देश के ऊपर झगड़े का बादल मंडराते हैं या लगता है कि इस देश की कंपनियां गड़बड़ हो सकती है, तो लोग वहां से पैसा निकालते हैं। इंस्टेड ऑफ लगाने की जगह वो निकालने की कोशिश करते हैं, दूसरे देश की कंपनी में लगाते हैं जहां उनको लगता है कि सेफ। तो ऐसे सिचुएशन पे आपकी बिजनेस की फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। एम आई क्लियर नाउ? यस। यस सर। ठीक है। तो आप देखना हमेशा जब वार सिचुएशन आती है, जब वर्ल्ड वार हुए थे या ऐसे इस तरह की सिचुएशन आती है, तो उस कंट्री से पैसा लोग, हर एक बिजनेसमैन सोचता है, जो पैसे लगाते हैं शेयर्स खरीदते हैं लोग, वो सोचते हैं कि यहाँ लगाने में खतरा है, क्या पता वार हो गई और सब कुछ तहस नहस हो गया, कंपनी उजड़ गई, पूरा हेडक्वार्टर उड़ गया, तो इनका तो अच्छा खासा पैसा डूब जाएगा। तो लोग पहले ही सतर्क हो जाते हैं, तो फटाफट अपने उस कंपनी के जो शेयर्स खरीद रखे होते हैं उसको बेचना शुरू कर देते हैं और दूसरी कंट्री के किसी कंपनी में लगाना शुरू करेंगे। तो ऐसे में ये सिचुएशन आती है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस। देखो कहा गया है कि फाइनेंस कंटिन्यूअस होता है, मतलब इसको हर समय पैसे चाहिए होते हैं। कंटिन्यू ऐसा नहीं है कि एक बार लगा लिया तो बिजनेस को पैसे नहीं चाहिए होंगे। तो ये एक रिकरिंग एक्टिविटी है, लगातार चाहिए होगा और ये कंटिन्यूअस बेसिस पे चलता रहे। तो यही था नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। इसमें से कोई पॉइंट पूछना है किसी स्टूडेंट को? नो सर। ओके। फिर आता है बेटा फाइनेंस का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस का मतलब है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसको बहुत जरूरी माना गया है। पहला तो ये है कि कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तो आपको पैसे की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है। तो इट इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट व्हेन इट कम्स टू स्टार्टिंग अ बिजनेस। इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस यू विल नीड लॉट ऑफ फाइनेंस। आपको बहुत पैसे की जरूरत होती है। तो एक तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि कोई भी बिजनेस शुरू होने से पहले पैसा तो चाहिए ना। अब मान लो कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप सोच भी नहीं सकते बिजनेस शुरू करने की। अब मान लो आपके पास 100 करोड़ आ गए तो आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हो, सोच सकते हो, एटलीस्ट। करो ना करो अलग बात। लेकिन तो इससे ये पता चलता है कि वी रिक्वायर लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट एनी बिजनेस, बी इट अ स्मॉल और अ बिग। The second point is it is required to meet day-to-day expenses. Like business is having a lot of expenses on a daily basis. So to meet all these expenses, it will require a lot of money. बहुत पैसा चाहिए होगा। तो वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए बिजनेस को फाइनेंस चाहिए होता है। तो ये इसका दूसरा सिग्निफिकेंस है, बिजनेस में फाइनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि रोजमर्रा का खर्चा उसे पूरा करना है। तो इट विल हैव टू डू दिस। नाउ द थर्ड वन इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। like business, if business want to expand itself it will have to modernize। ये क्वेश्चन पेपर में भी मैंने दिया था कि बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए क्या करना होगा। देखिए बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए फाइनेंस इकट्ठे करने होंगे, ठीक है, और डाइवर्सिफाई करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है, कौन बता रहे हैं? अगर मैं बोलता हूँ कि बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रही है, दैट मीन्स व्हाट? सर वो अपनी फील्ड से हटके और प्रोडक्ट्स में भी डील करना शुरू कर देगी। बिल्कुल सही। तो डाइवर्सिफाई करने के लिए जैसे, और जैसे मान लो कोई भी बिजनेस कर रही है, सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बेच रही है, और कल को कोई दूसरे प्रोडक्ट डील में चले जाए, कोई और तरह की बिजनेस शुरू करे, तो उसके लिए उसको बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा, बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो डाइवर्सिफाई करने के लिए भी फाइनेंस की जरूरत होती है। तो इसका तीसरा ये इंपॉर्टेंस यही है, सिग्निफिकेंस यही है कि इफ बिजनेस वांट टू एक्सपैंड एंड ग्रोथ इटसेल्फ और डाइवर्सिफाई इटसेल्फ इट विल हैव टू हैव लॉट ऑफ फंड्स। नेक्स्ट आता है टू बाई फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है। एक एक फिक्स एसेट्स करोड़ों रुपए की आती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू बाई द फिक्स एसेट्स इन बिजनेस। इफ यू वांट टू एक्सपैंड योरसेल्फ you'll have to have lot of fixed assets in the business, and to have lot of fixed assets you will have to invest lot of money। तो ये आपको पैसे बहुत चाहिए होंगे। तो ये सब
जरूरी होते हैं। तो देखो 4 इसके सिग्निफिकेंस हैं बिजनेस फाइनेंस के। पहला, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए। दूसरा, रोजमर्रे का खर्चे के लिए चाहिए। तीसरा, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, मॉडर्नाइज करना है, डाइवर्सिफाई करना है, उसके लिए चाहिए। चौथा, आपको फिक्स एसेट्स खरीदने, उसके लिए चाहिए। तो मुझे कौन बता रहा है कि 4 सिग्निफिकेंस कौन कौन से हैं बिजनेस फाइनेंस के? खाली Sir, हेडिंग to हेडिंग। buy fixed assets. ठीक है, एक पॉइंट आपने बता दिया, अब दूसरा बच्चा बताएगा। ये कह रही है कि सर फिक्स एसेट्स के लिए हमें बहुत सारे फाइनेंशियल, मतलब वन ऑफ द सिग्निफिकेंस इज इट इज रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स एसेट्स। दूसरा पॉइंट, Helpful in expanding and diversifying the business. okay, finance is required to expand business and diversify business. Okay, 2 points taken. Third point, To meet day-to-day expenses. okay, रोजमर्रे का खर्चे के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस चाहिए। सो टू we require a lot of working capital and in the form of finance. तो डे टू डे 3 हो गए। लास्ट पॉइंट, इतने To बुलक्कड़ buy मत बनो। To हाँ, meet हम्म, the working capital requirement. हो गया ये। sir, to buy fixed assets है last वाला. नहीं, ये तो हो गया, बता दिया ये। 3 ही तो बताए। इतनी Sir, जल्दी ये भूल गए बोल आप लोग? सकते हैं ना, in order to do advertisement for increasing अच्छा, customer. चारों हो गए क्या? गिनती कम कर रहा हूँ मैं। चारों पॉइंट हो Yes, चुके हैं। sir. ठीक है, ठीक है, 4 हो गए और मैं 3 गिन रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कौन सा रह गया। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बिजनेस। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये है कि फाइनेंशियल नीड्स क्या मतलब, फाइनेंस में पैसे की किस किस काम के लिए जरूरत होती है। तो आधा तो हमने पीछे ही डिस्कस कर लिया। एक तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है कि ऐसी चीजें जो लंबे समय तक चले, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये सब चीजों के लिए हमें बहुत पैसे की जरूरत होती है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बिजनेस आर लाइक परचेजिंग ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। दूसरा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, पीछे कर लिया हमने। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं ना, जो छोटे मोटे होते हैं, जैसे बिल रिसीवल के, छोटे मोटे खर्चे, सैलरी के, रेंट के। यू हैव टू पे रेंट इफ यू हैव टेकन बिल्डिंग, और से अगर आप रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा एम्प्लॉय को। तो ये डे टू डे एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये हमने तीनों ये पढ़ लिया कि फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बिजनेस जो होती है, एक तो फिक्स कैपिटल नीड होती है और एक वर्किंग कैपिटल नीड। अगर ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में स्टूडेंट्स? अब देखो Yes, यहाँ sir. पे ना हमने क्लासिफाई करना है, और ये पहले भी बहुत डिटेल में मैं जा चुका हूँ, आज बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ। ज्यादा डिटेल में देखनी है तो पीछे की वीडियो देख सकते हो, सोर्सेज ऑफ फंड्स। तो क्लासिफिकेशन, सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है, इसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, मतलब समय के हिसाब से, तो इसमें 3 कैटेगरी आती है। आप टेबल में ध्यान से देखो, यहीं से समझा रहा हूं। 3 कैटेगरी है, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म और एक मीडियम टर्म। ठीक है, मैं आपको लेजर से एक बार दिखा देता हूँ। ये रहे, देखो ये वाला जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, लेजर घूमता हुआ, ये वाला टॉपिक। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड में सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो कौन कौन सा ऑप्शन है हमारे पास लॉन्ग टर्म लेने के लिए? Sir, debenture, retained earnings, equity Sir, shares. debenture, equity holder, share. ठीक है, आप कह रहे हो कि सर इक्विटी शेयर ले लो, प्रेफरेंस ले लो, डिबेंचर्स ले लो, ये सब लंबे समय के लिए। लॉन्ग टर्म लोन्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा मीडियम टर्म के लिए बेटा? Lease Sir, financing. commercial bank. ठीक है, कमर्शियल Commercial banks. बैंक ले लो। और कमर्शियल क्या? Lease. लीज, Commercial लीज, banks. ठीक है। कमर्शियल बैंक बोले या लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स बोले? Loan. Sir, वो ठीक है, loan लोन का फ्रॉम, मतलब वही लोन, loan. वही आप बताना चाह रहे हो, लोन फ्रॉम कमर्शियल। अच्छा, लीज फाइनेंसिंग कर सकते हैं कि भाई हम लीज पे ले लें। लीज पता है 99 ईयर्स के लिए भी ले सकते हैं, 50 ईयर्स के लिए भी ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका से जो क्रूड ऑयल इकट्ठा करने के लिए रखा है, वो 50 ईयर्स के लीज पे लिया है। ठीक है, वो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो लीज पे भी लिया जा सकता है, और लंबे समय के लिए भी हो सकता है, और शॉर्ट टर्म के लिए भी। और कुछ पॉइंट Sir, क्या finance प्रेफरेंस है? institution. Public deposit. Financial पब्लिक institutions. डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स हो सकता है। ठीक है, तो ये मीडियम टर्म के लिए होते हैं।
आप पब्लिक, आप अगर आप प्रेफरेंस शेयर क्या 2 साल के लिए 3 साल के लिए लिया जा सकता है? नो सर। हाँ, लिया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 20 साल, कम से कम 1 साल। ठीक है, एम आई पर क्लियर? सर वो लॉन्ग टर्म में आता है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो मोर देन 5 years वाली होते हैं ना, तो एक मैं दो ये साल कह के रहा हूँ लिए। लॉन्ग टर्म भी, देखो मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम लिमिट 20 ईयर है, तो लॉन्ग टर्म में आएगा। लेकिन मिनिमम लिमिट तो 1 ईयर है, तो क्या मीडियम में नहीं आ सकता? हो सकता है हमने इसको 3 साल के लिए लिया हो, तो आ नहीं सकता मीडियम में? आ आ सकता है सर। सकता है ना, तो दोनों में फिट बैठ जाएगा ये। इसी तरह से लॉन्ग टर्म लोन हम कई साल के लिए ले सकते हैं। देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो होती हैं 10 ईयर्स तक के लिए ले सकते हैं मैक्सिमम। प्रेफरेंस 20 ईयर्स तक के लिए ले सकते हैं। तो अगर हम डिबेंचर्स लेते हैं तो हम 9 ईयर्स के लिए लेंगे तब भी तो लॉन्ग टर्म में आ सकता है, और अगर हम इसको 3 ईयर्स के लिए लेते हैं तो मीडियम टर्म में आ सकता है। ठीक है, क्या हम डिबेंचर्स को शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं? नहीं, हम ले सकते हैं Yes, सर। sir. देखो डिबेंचर्स Yes, का एक sir. रूल है, आप 1 साल से पहले लौटा नहीं सकते। समझ रहे हो, 1 साल से पहले लौटा नहीं सकते। तो अगर हम बहुत वेरी शॉर्ट लें तो 1 साल से कम होता है, तो इसमें आप इसको मत लेना, इसमें वो लेना जो 1 साल तक के लिए होते हैं। तो कौन कौन से हैं जल्दी से बताओ। So public fund आ सकता है, public funds. अगर 1 साल या उससे कम के लिए लिया है तो ले सकते हैं। तो देखो ये शॉर्ट टर्म दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, क्या क्या ले सकते हैं। ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, बैंक्स, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर याद है ना कौन सा होता है? कमर्शियल पेपर जो यस गवर्नमेंट ऑफ सर। इंडिया लेती है ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब बैंक की मदद से ले लेती है। और ये सब फैक्टरिंग हो गया, एक ट्रेड क्रेडिट हो जाता है उधार। पब्लिक डिपॉजिट देखो मीडियम में आ गया, लीज फाइनेंसिंग मीडियम में आ गया। ठीक है, लोन देखो दोनों तरफ आया हुआ है, लॉन्ग टर्म में भी है, शॉर्ट टर्म इसमें मीडियम में भी है। समझ गया ना? तो दोनों में हो सकता है। रिटेन अर्निंग किसी ने नहीं बताया था उस समय, लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। तो ये टेबल एकदम याद रखो, बताया था सर। नोटबुक में बना लेना ये वाला टेबल। ओके, आवाज कट रही है? नो सर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक। तो इसमें 2 कैटेगरी आती है, देखो नीचे ओनर्स फंड और बोरोड फंड, और मेरे ख्याल से ये सबको आ गया है। ओनर फंड Yes, होता है sir. जो मालिक का पैसा है, और बोरोड फंड्स होता है उधार। तो ये देखो ओनर्स फंड ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने। इक्विटी शेयर्स ओनर्स फंड में आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स ओनर्स फंड में आता है। और बोरोड फंड्स जो उधार लेते हैं हम बाहर के लोगों से, डिबेंचर्स हो गया, लोन फ्रॉम बैंक्स हो गया, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया, लीज फाइनेंसिंग हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया। ये सब बोरोड फंड्स हैं क्योंकि हमने इन्हें बाहर से उधार लिया है, और ये पैसा आज नहीं तो कल हमें लौटाना पड़ेगा। देखो ओनर्स फंड की सबसे खास बात पता है क्या है? इसको कभी लौटाना नहीं पड़ता। बोरोड फंड्स की खास Yes, बात sir. क्या है कि कभी ना कभी आपको लौटाना पड़ेगा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इक्विटी शेयर्स भी तो कभी कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी तो लौटाना तो पड़ेगा ही। तो वो अलग सिचुएशन है, स्पेशल केस है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में इक्विटी शेयर्स को लौटाया नहीं जाता। अंडरस्टूड? तो इस पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। तो आप बोल सकते हो कि ओनर्स फंड is not supposed to be returned to the people who have invested in it, and when it comes to borrowed funds it has a certain limit also, लिमिट होती है इसमें, लौटाना पड़ेगा आज नहीं तो कल प्रिंसिपल अमाउंट इसका। ठीक है, अब एक और था हमारा, अगर आप देखो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ जनरेशन, ये भी चार्ट ध्यान से कर लो। 2 तरह के पैसे आते हैं, एक इंटरनल सोर्स से आता है और एक एक्सटर्नल सोर्स से आता है। इंटरनल Yes, सोर्स sir. एक क्या तो है profit margin होता है. किसमें? Profit margin. कौन सा Profit पूछ रहे हो? margin हो गया. Profit margin. किसका मतलब समझा नहीं मैं आपका आंसर क्या? Internal sources में. अच्छा, इंटरनल सोर्सेस का मतलब है अंदर के लोग, और एक्सटर्नल अच्छा. सोर्स का मतलब है बाहर। अब आप ध्यान दो, क्या इक्विटी शेयर्स अंदर के अंदर से ही आता है? बिजनेस के लोग ही होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स, पढ़ा है ना हमने बार बार। यस सर। तो Yes, sir. ये इक्विटी शेयर्स इंटरनल सोर्स है, अंदर के लोग। रिटेन अर्निंग भी बिजनेस अपना ही पैसा दोबारा लगा देती है, तो इसीलिए इंटरनल सोर्स माना जाता है। और एक्सटर्नल सोर्स माना जाता है बाहर के लोग जो हमसे कल को पैसा मांग सकते हैं, मांगेंगे। तो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक होते हैं तो ये बाहर के। लोन फ्रॉम बैंक, प्रेफरेंस शेयर भी ये मत भूलना
प्रेफरेंस शेयर अपने पैसे वापस लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, आज नहीं तो कल। मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है प्रेफरेंस शेयर्स की? 20 years. 20 years. ओके 20 इयर्स। ओके, पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? सर वो सर जब सर हम कंपनी के थ्रू पैसे इकट्ठा करते हैं लोगों से तो पैसे public लेती है सर। बिल्कुल ठीक, ये बॉयज में से सही बता रहे हैं कि सर जब कंपनी लोगों से पैसे रेज करती है ना विद द हेल्प ऑफ बैंक्स, तो इसको पब्लिक डिपॉजिट्स बोलते हैं। इट इज वेरी रिस्की, वेरी वेरी रिस्की यू कैन से। अब इसमें अगर Yes, पैसे sir. डूब गए तो कंपनी मना कर देती है देने से। बैंक वाले जो है अपने कस्टमर से बात कर लेते हैं कि सर आपका बहुत पैसा जमा है हमारे अकाउंट में, अगर आप पैसा चाहें तो पब्लिक डिपॉजिट्स खरीद सकते हैं। तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ बैंक वी डू परचेज लॉट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। इट इज हाईली रिस्की बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी कन्वीनियंट ऑल्सो, लेकिन इसमें रिस्क है। डिबेंचर्स जानते ही हो आप, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। लीज फाइनेंसिंग पता ही है, टेस्ट में दिया था मैंने। लीज फाइनेंसिंग एक एग्रीमेंट होता है, लेसर और लेसी के बीच में दो पार्टी होती है, जिसमें उनमें तय हो जाता है कि इतने साल हम आपकी जमीन का या लैंड का या एसेट का इस्तेमाल करेंगे, और जब इतने साल पूरे हो जाएंगे तो हम आपके एसेट को वापस लौटा देंगे, और इसके बदले हम आपको इतना किराया देंगे हर महीने या हर साल। तो तय हो जाता है पहले। काफी अच्छा तरीका है, सस्ता तरीका है, लेकिन इसको हम लोग इसमें मीडियम में मान लेते हैं। और फिर आता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर आप पता ही है, सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत होती है, कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैंक्स। ट्रेजरी बिल तो नहीं होता वो, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर में। सर फैक्टरिंग क्या होता है? वो बताएंगे, आगे आएगा टॉपिक, उसका डिटेल में हम करेंगे डिस्कस, ठीक है। फैक्टरिंग, सर। अब सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो ये एक ऐसा तरीका, मतलब डिटेल में समझना पड़ेगा। फैक्टरिंग एक तरीका है जिसमें उधार दिलवाती है एक ऑर्गेनाइजेशन और उसके बदले कमीशन खाती है, ठीक ओके है। ये सारे टॉपिक एक एक करके आएंगे आगे, तो उनको डिटेल में वहीं करेंगे, ठीक है ना, वो सही रहेगा, इसमें कंफ्यूज हो जाओ। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। yes ठीक है, तो sir. आज इतना ही करते हैं, पहले इतना कर लो, क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करूंगा और ऑनलाइन भी चलता रहेगा साथ साथ। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाइए, कोई भी चीज कंफ्यूजन होता है कहीं नोट करके रख लो और आके क्लास में उसे पूछा करो, तभी पता चलेगा, नहीं तो वो भूल जाते हो, फिर बाद में एग्जाम में आता है तो लगता है अरे ये तो पूछना ही भूल गए।